और चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको बीजेपी प्रदेश कार्यालय, जहां प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। उस विषय को लेकर आज आप सबके समक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि विषय पर चर्चा प्रारंभ करें। आज इस विशेष पत्रकार वार्ता में उपस्थित मेरे सभी पत्रकार मित्रों का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस पत्रकार वार्ता में विशेष तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर कृषि के नए कानून, जो 3 प्रकार के विधेयकों के माध्यम से जो कानून प्रावधान किए हैं, और उनके आधार पर देश के किसानों को समृद्ध और सक्षम बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के अंदर जो किया है, और उन कानूनों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने जो देश के अंदर जब उनकी सरकार बनी तब कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किसानों को कोई प्रलोभन नहीं, उनको सशक्त और सक्षम बनाना चाहता है। उनको ही वो अधिकार देना चाहता है कि किसान स्वयं अपना निर्णय अपनी फसल पर लेने का अधिकार उनको हो। मुझे ध्यान में है, मैं भी एक सामान्य किसान का बेटा हूं। हम लोग जब पिताजी गांव से चलते थे और उस समय तो बैलगाड़ियां होती थी, हम छोटे थे, हम लोग देखते थे कि मंडी के अंदर जाते थे आड़तिया के यहां, और आड़तिया आते थे 2-3 और उन्होंने ऐसे फसल उठाते थे 1, 2, 3 करके, और बोली लग गई किसान को कोई अधिकार नहीं है। यानी इस प्रकार से केवल एक ही देश के अंदर पक्ष है जिसको अपना स्वयं का अपने उत्पादन पर, अपनी फसल पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। कोई भी देश के अंदर प्रोडक्ट, कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी क्षेत्र, कोई भी कारीगर अपना काम करता है तो वो स्वयं उस पर बार्गेनिंग भी करता है और निर्णय लेता है कि मेरा प्रोडक्ट मैं इतने में बेचना चाहता हूं, आपको लेना है, आप लीजिए। लेकिन किसान एक ऐसा था जो पूरे देश भर के अंदर उसको अपने फसल पर स्वयं निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे केंद्र के अंदर हो चाहे प्रदेश के अंदर हो, कई प्रकार के प्रावधान, मंडी एक्ट, मंडियों का आधुनिकीकरण, किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं। अगर मैं मित्रों मध्य प्रदेश के अंदर कहूं तो 2003 से पहले मध्य प्रदेश के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। भाजपा की सरकार बनी, 40 लाख हेक्टेयर से ऊपर सिंचाई की सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को दी। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं कि सड़क, बिजली, पानी से लेकर के सारी चीजों पर किसानों को हम कैसे उनको सुविधाएं देंगे, मंडी तक पहुंचे, और इसी का आधार था कि मध्य प्रदेश के अंदर 5 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृषि कर्मण अवार्ड जीता था। माननीय प्रधानमंत्री जो एक विजनरी व्यक्तित्व इस देश के हैं, अपने किसानों को सक्षम समृद्ध कैसे बनाना, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या क्या चीजें उनके लिए आवश्यक है, इन एक्ट के अंदर जो 3 प्रकार के कानूनी प्रावधान केंद्र की सरकार ने किए, उन कानूनी प्रावधान के आधार पर आज मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने आजादी के बाद से लगातार अपनी उन्नति और खुशहाली के लिए तरस रहे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक कानूनी प्रावधान किए।
अपने अधिकारों से वंचित किसानों को अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारण करने और उसने अपनी इच्छा के अनुरूप स्थान पर बेचने के लिए आदि की स्वतंत्रता प्रदान करने का 3 विधेयकों के माध्यम से कानूनी प्रावधान जो किए गए हैं, जिसमें पहला हमारा कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, दूसरा कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। इन तीनों प्रकार के विधेयक के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र एक बाजार की संकल्पना को इस देश के अंदर देने का प्रयास किया है। किसानों को उनकी आजादी दी है कि वो कहीं पर भी जाकर के जहां उनको लगता है कि मुझे मेरी फसल का मूल्य इस मंडी में अच्छा मिलेगा, और उसके भी इंडेक्स होंगे कौन सी मंडी में आज क्या, आज सोने का व्यापारी जो होता है वो देश भर के अंदर कहां पर सोना किस कीमत पर बिक रहा है ये उसको पता होता है आज के तकनीकी युग के माध्यम से। और हम लोग जानते हैं कि जो आड़तिया है, जो व्यापारी होता था, वो भी क्या करता है, इस किसान से खरीदता था, 100 रुपए में लेंगे और उसको लगता है कि देश की इन 5 स्थानों में से कहीं 150 में मिल रहा है तो 150 में उसका करार हो गया, फट से फेंक दिया उसने, और किसान उतने में ही खड़ा रहता था। लेकिन आज ये सब अधिकार उस किसान को होगा इन एक्ट के माध्यम से कि अपनी फसल पर कीमत निर्धारण करने का अधिकार किसान को होगा। वो देश के किस मंडी में मुझे ज्यादा मिलेगा उस पर वो बेचने का अधिकार उसको होगा। ये इसके माध्यम से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस माध्यम से जो विकसित करने का प्रयास किया है। यानी अगर मैं कहूं कि किसानों को दलालों के जबड़े से बाहर निकालने का काम इन कानूनी प्रावधानों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जिसका मैंने उल्लेख किया कि किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट बनाने का अधिकार उत्पाद करने वालों को अपने उत्पादन का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार सदैव से उनको रहा है। लेकिन कृषि प्रधान देश होने के बावजूद आजादी के इतने सालों में यह अधिकार किसानों को क्यों नहीं दिया गया? ये जो तथाकथित आंदोलन की बात करने वाले देश के अंदर वो वामपंथी जो 24 घंटे केवल देश के खिलाफ सोचने का काम करते हैं, वो ऐसे तत्व जो देश में कैसे हम अस्थिरता ला सकते हैं, इन लोगों से मैं आपके माध्यम से इस प्रश्न को पूछना चाहता हूं। आजादी के इतने सालों बाद भी उन किसानों को अधिकार की बात कभी आपने की क्या? केवल अभाव और दुरावस्था, दो ही चीजें इनके एजेंडे में है इस देश के अंदर कि देश में अभाव की बात कैसे की जाए। एक बार मैं इसी प्रकार के एक मित्र के साथ बात कर रहा था तो वो मुझे बोले कि हमारे जमीनों पर लोग ये सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर तो संभव ही नहीं है। कानून ऐसे बनेगा, कानून में कोई हमारे जनजातीय क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की जमीन को नहीं खरीद सकता। तो ऐसे कानूनों की कभी बात आप बीच में जाके चर्चा करते हैं कि नहीं करते? वो नहीं करेंगे। अभाव कैसे हो सकता है, दुरावस्था के प्रश्न को कैसे उठाया जा सकता है। समाज के अंदर अगर हम 10 काम अच्छे कर रहे हैं तो उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। किसानों के लिए इस एक्ट के अंदर अच्छा क्या है हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उनको भ्रमित और गुमराह कैसे किया जा सकता है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं बहुत गंभीरता के साथ कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य ही नहीं, देश के कई हिस्सों के अंदर 1-2 राज्यों को अगर हम छोड़ देंगे जो आंदोलन किन्हीं योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के उन लोगों ने या तथाकथित उनके साथ जुड़े हुए लोगों ने या वो लोग जो वामपंथी विचार से प्रेरित हैं, जो हमेशा देश को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के माध्यम से 1-2 कुछ राज्यों के अंदर इस प्रकार का भ्रम फैलाकर जो एक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया। मैं इस देश के किसानों को बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने इस कानून के समर्थन में खड़े होकर, मैंने कहा ना कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो
का किसान खड़ा है। और इसलिए आज हमको आवश्यकता लग रही है कि इस से नहीं, पूरे देश के अंदर इस प्रकार के लोगों को इनको जवाब देने की भी आवश्यकता है। के मित्रों के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहिए, और अवार्ड वापसी के नाम पर नौटंकी हमेशा करते हैं। प्रोग्राम कैसे किया जाए, अस्थिरता कैसे पैदा की जाए, इसी काम में लोग लगे रहते हैं। सीए कानून था तब भी यही काम किया था उन्होंने। जब देश के अंदर धारा 370 लेकर के आए, धारा 370 आज से नहीं, इस देश के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, धारा 370 से दिग्विजय सिंह का क्या संबंध है? राहुल गांधी बताएं क्या संबंध है उनका धारा 370 से? क्या देश के अंदर आतंकवाद प्रेरित करने के लिए बनी रहनी चाहिए थी? क्या सामाजिक दृष्टि से जो प्रश्न खड़ा था देश के ऊपर, वो बना रहना चाहिए था? राम मंदिर का मुद्दा होता है तब भी वो यही बात करते हैं। अपने खुद वकील खड़े होते, वही कपिल सिब्बल विरोध में जाकर के खड़े होते हैं। लेकिन मुझे गर्व है मेरे प्रधानमंत्री के ऊपर, और केवल मुझे नहीं, देश के 130 करोड़ जनता को अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास है, दृढ़ता के साथ विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जो भी निर्णय करेंगे, चाहे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर प्रकार के समाज वर्ग के लिए निर्णय माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, तो उस वर्ग के पक्ष में होगा, उनके हितों के कल्याण के लिए होगा, देश के हित में निर्णय होगा। इसलिए मैं बहुत आप सबके माध्यम से गर्व से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों के हितों में जो निर्णय किया है, ये किसानों के कल्याणकारी, किसानों की आय दोगुनी करने से लेकर के किसानों को देश के अंदर सक्षम और समृद्ध बनाने का एक निर्णय है। अगर मित्रों मैं इसके बारे में बात करना चाहूं कि हमारा प्रश्न जो है कि जो इस प्रकार के लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि देश के अंदर किसानों के बीच भय भ्रम फैला करके, भय दिखाकर राजनीति करने का जो एजेंडा चलाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों को अपने उत्पाद का दाम तय करने का अधिकार है कि नहीं है? क्या वो लोग किसानों पर, उत्पाद पर जो दलाली खाने वाले की प्रथा जो जारी है वो रहनी चाहिए? क्या वो ये चाहते हैं? क्या किसान को अपने उत्पाद बेचने के लिए आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से बाजार तलाशने का अधिकार किसान को है कि नहीं? क्या किसान इस देश में अपनी फसल से संबंधित निर्माण उद्योग, कोई किसान ऐसा भी हो सकता है कि जिनके फसल होती है उनके आधार पर जो इंडस्ट्री डेवलप होती है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का अभियान लिया है, उसके अंदर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ का पैकेज इसी बात के लिए दिया है कि किसान अपने स्वयं के इस प्रकार के जो अपने फसल से संबंधित उद्योग लगाने का प्रयास भी किसान कर सकता है। क्या किसान को चुंगी और टैक्स की चक्की में पिसने के लिए छोड़ देना चाहिए? क्योंकि इस एक्ट के अंदर प्रावधान जिस प्रकार से किया है कि किसी प्रकार का मंडी टैक्स के माध्यम से जो किसानों से ये सारी चीजें होती थी उनको बंद करने का काम भी इस एक्ट के माध्यम से सरकार ने किया है। पहले किसान बेचने जाता था, अब लोग किसान के पास आएंगे। तो क्या इस बात का गर्व इन लोगों को क्यों है कि किसान को जरूरी है कि वो अपनी परेशानी में जो किसान रहता है कि फसल को लाए, लेकर के जाए, फिर बेचे, फिर किसी भी कीमत पर मिले? तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, क्या किसान को अधिकार नहीं है कि स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ व्यापारी उसके पास आएगा और उससे बातचीत करेगा, वो घर के अंदर भी अपनी फसल को बेच सकता है, भाड़ा बचेगा, परेशानियां बचेंगी, कई प्रकार की चीज होगी, समय बचेगा।
तो इस प्रकार की चीजें, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर किसान को दिया है, उस तक पहुंचने के लिए सड़क दी है, फसल को आगे बढ़ाने के लिए पानी दिया है, माननीय प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय बना दिया है कि देश के अंदर किसानों से लेकर के गांव-गांव तक पानी की सुविधाएं कैसे उपलब्ध होंगी। बिजली की उपलब्धता आज मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जिस पर काम कर रहे हैं, तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पहले दिया है, किसान को सशक्त सक्षम बनाया है, तब इस प्रकार की चीजें हमने करने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा कि कल 2 दिन पहले ही हमारे इस नए कानून का लाभ किसान को मिलना प्रारंभ हुआ है। 2 दिन पूर्व ही होशंगाबाद में झांसा देने के एक उद्योगपति के प्रयास इसी कानून के कारण से विफल हुए, जिसकी प्रशंसा सिर्फ हम नहीं कर रहे, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पराज पटेल ने भी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम लोगों ने सबने ट्वीट किया, आपने देखा होगा। इसी कानूनी प्रावधान के कारण उसको रोका गया। अब ऐसे लोग आज इस आंदोलन के पक्ष में खड़े होकर के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जो किसानों से वादे करते हैं 10 दिन में कर्ज माफी कर देंगे और गायब हो जाते हैं। ये वही राहुल गांधी थे जो किसानों के बारे में, जिनको ये पता नहीं होता है कि आलू पेड़ पे लगता है या आलू जमीन में लगता है, ऐसे लोग आंदोलन के पक्ष में खड़े होकर के किसानों को गुमराह करने का काम कांग्रेस के तत्व कर रहे हैं। और इसलिए मित्रों में यह कहना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश हमारा जो राज्य है, ये किसान वेलफेयर स्टेट है। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ किसानों के हितों में जो आवश्यक कदम, उन आवश्यक कदमों को तत्काल उठाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि अगर 6,000 रुपए किसानों के हित में दी, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने 4,000 रुपए किसानों के खाते में डालकर किसानों के कल्याण के काम में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया है। अभी 17 तारीख को, आने वाली 17 तारीख को 1,000 करोड़ रुपए फिर माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के खाते में एक क्लिक के आधार पर उनके खाते में पैसा किसान सम्मान निधि के माध्यम से डालने का काम करेंगे। और इसलिए मध्य प्रदेश हमारा, जिसको हम कहते हैं कि हमेशा आगे रहा है। आंदोलन करने वाले लोगों से एक बात मैं और पूछना चाहता हूं कि जिस स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के बारे में इतने सालों से ये सारी चीजों को पेंडिंग बना के रखा था, तब इन्होंने एक स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू नहीं किया था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जब हमने पिछले कार्यकाल के अंदर स्वामीनाथन कमीशन की एक-एक रिपोर्ट पर एक-एक रिकमेंडेशन को कैसे पालन होगा देश के किसानों के हितों में, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसलिए मित्रों में आज आपको एक बात और इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो कई प्रकार की चीजों को भ्रम फैलाने का जो इन्होंने प्रयास किया है कि एमएसपी के बारे में कहा, एमएसपी के बारे में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने, सरकार ने स्पष्ट कहा एमएसपी लागू रहेगी। जब देश का कृषि मंत्री और कानून के अंदर होने वाले प्रावधान में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एमएसपी जारी रहेगी, वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मंडी खत्म हो जाएंगी। बल्कि मंडियों का और आधुनिकीकरण कैसे होगा, ये सारी चीजें, और सरकार की व्यवस्था में किसान को खुली छूट रहेगी। वो सरकारी मंडी में भी जा सकता है, अपने घर पर भी बुला सकता है, और अगर कोई इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो उसके बाद ही कर सकता है। तो एक किसान को उसकी आजादी का अधिकार देने का काम इस एक्ट के अंदर जो सरकार ने किया है, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मैंने कहा कि वर्तमान में राज्य कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर 1% से लेकर के 10% तक बाजार मंडी शुल्क वसूल किया जाता है, लेकिन अब कृषि उपज मंडी समितियों के बाहर व्यापार पर कोई राज्य या केंद्रीय कर नहीं लगाया जाएगा। बहुत स्पष्ट है।
मंडी प्रांगण के बाहर कोई मंडी टैक्स नहीं लिया जाएगा, इसलिए और कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फसल का स्वतंत्र क्रय विक्रय होने से खरीदार और किसान दोनों को लाभ मिलेगा। यह इस एक्ट के अंदर प्रावधान है। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जो बात है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से कृषि करार के कारण किसान अपने कृषि उत्पाद की कीमत फसल बोने के पूर्व ही करार के माध्यम से तय कर सकेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था है उसके अंदर एक कानून बनेगा कि अनुबंध खेती के कारण किसान को लाभ मिलेगा। और एक बात हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से किसान जिस अनिश्चितता में रहता है, कौन सा प्रकोप हो जाए पता नहीं रहता, कब ओला पाला बाढ़ क्या आ जाए, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट जब हो जाएगा तो किसान की अनिश्चितता खत्म होगी और उसको आजादी इस बात की होगी। तो इसलिए इस दिशा में जो कृषि करार केवल कृषि उपज से संबंध में होगा, इस करार के द्वारा किसी भी निजी एजेंसियों को जो भ्रम फैलाने का प्रयास करें, कब्जा कर लेंगे, ये तो ये कर लेंगे, इसमें बहुत स्पष्ट कानून में व्यवस्था है कि किसी भी प्रकार के किसानों की भूमि के साथ कुछ भी करने की अनुमति नहीं होगी। इतना साफ प्रावधान होने के बावजूद भी इस प्रकार के छल कपट और भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहे हैं। मैं एक बार देख रहा था जब सीए कानून आ रहा था तो प्रियंका गांधी जी इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही थी और वो कह रही थी ये कानून बड़े गरीबों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और गरीबों को इसमें से पता नहीं क्या क्या देना पड़ेगा, दस्तावेज देने पड़ेंगे, 50 साल का अपना रिकॉर्ड लाना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि यार इसका इस कानून से क्या संबंध है और गरीबों का इस कानून से क्या संबंध है। तो कांग्रेस जीवन भर भ्रम छल कपट और झूठ बोल करके देश के अंदर अपना अस्तित्व बनाए रखने का जो प्रयास कर रही है वो दुर्भाग्यजनक है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में इस कानून के माध्यम से भी आज किसान जो सक्षम और सशक्त बनेगा वो किसान ही इनको देश के अंदर जवाब दे भी रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर दिया माननीय कमलनाथ जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, किसान आंदोलन की घोषणा यहां करते हैं और खुद छिंदवाड़ा में पता नहीं कहां चले जाते हैं, विलुप्त तो हो गए। ये वही किसान है। तो इसलिए गुमराह करके समाज नहीं चल सकता। इस प्रकार से दिग्विजय सिंह जैसे लोग, मित्रों मैं तो कहना चाहता हूं मीडिया के मित्रों को भी और इस समुदाय को पूरे देश के अंदर प्रदेश के अंदर जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करें वो किसी पर भी प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। जो सैनिक नौजवान अपनी जान पर 1 सेकंड की गोली इसलिए खा जाता है कि देश की रक्षा के लिए कदम पीछे नहीं हटा सकता, उस पर दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। ऐसे लोग कुछ भी बोल सकते हैं, यही कांग्रेस है। ऐसे लोग इस काम को कर रहे हैं, देश को अस्थिर बनाना। आपने देखा किस प्रकार से वो दिल्ली के दंगों के आरोपी की सरजुल इमाम को लेकर के बात उठने लगी वहां। यानी इस प्रकार के देशद्रोही असामाजिक तत्व इन आंदोलनों को इन्हीं के द्वारा प्रेरित करके गुमराह करने का प्रयास किया है। संपूर्ण देश का किसान इस कानून के साथ खड़ा है, माननीय प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। इसलिए मित्रों मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो लोग हैं, मैं देश के किसानों से, मध्य प्रदेश के किसानों से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि हम सब लोग इस प्रकार के भ्रम और छल कपट की इस प्रकार के राजनीति करने वाले लोगों को समझने के बाद इनको उखाड़ करके फेंकें। जो मध्य प्रदेश का किसान ही नहीं पूरे देश का किसान कर रहा है, तथा कथित कुछ लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, इसका जवाब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर इस कानून को लेकर जो किसानों के लिए समृद्ध और सक्षम बनाने के लिए कानून खड़ा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और आम जनमानस जमीन में उतर करके इसका जवाब भी दे रहा है। अभी 15-16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अभी सभी संभाग केंद्रों पर सम्मेलन कर रही है किसानों के। हम किसान चौपालों के माध्यम से लोगों के चर्चाओं में जाकर के इस प्रकार के भ्रम फैलाने वाले लोगों को जवाब देंगे, जिस प्रकार से चुनाव में हमारी जनता ने, कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया। तो इस प्रकार से इन मुद्दों पर आपके साथ कुछ बात रखने की जो आवश्यकता थी, उन बातों को मैंने आपके सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप कानून
किसान संगठनों से अगर चर्चा करते तो लगता नहीं कि नौबत नहीं आती, आज जो विरोध चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, सब किसान संगठन कहाँ है? किसान संगठन नहीं है जी, ये वो लोग हैं जो इस प्रकार के लोगों से प्रेरित होकर के देश को अस्थिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। न किसान है, न किसान संगठन है, कुछ तथाकथित लोग हैं जो इस प्रकार के भ्रम में आ रहे हैं। किसान संगठनों से सरकार ने लगातार बात की है। आज भी खुले वातावरण में सरकार ने लगातार बात चल रही है और आज भी कहा है कि दरवाजे खुले हैं, लेकिन इस प्रकार के लोगों के भ्रम में आकर के अगर कोई इस प्रकार की बात करने का प्रयास करेगा तो उसको लेकर के सरकार बराबर बात कर रही है। किसानों के समर्थन में अरविंद केजरीवाल आज उपवास पे बैठ गए हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? इसी कानून के बारे में, यही कानून को लेकर के कपिल सिब्बल राज्यसभा के अंदर क्या बोल रहे थे आप सुन लीजिए। इसी कानून को लेकर के दिल्ली के अंदर केजरीवाल लागू कर रहे थे। यही केजरीवाल है। मेरे कहने का आशय यह है कि केवल ये देश के अंदर कोई अस्थिरता लाने के लिए प्रधानमंत्री को कैसे हम टारगेट करें, भाजपा की सरकार को टारगेट कैसे करें, देश के लिए कोई भी हम अच्छा कुछ करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री करते हैं तो इनको प्रश्न जरूर खड़ा करना होता है। तो केजरीवाल तो इसके बड़े उदाहरण हैं। अब वो अप्रासंगिक भी हो रहे हैं, कोई कहने की जरूरत नहीं है मुझे। कमलनाथ जी, मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर आज कहना चाहता हूं कि ये बात अगर आप पहले कह देते तो ये मध्य प्रदेश इतना पीछे नहीं जाता कि आप थक गए हैं, अब आप आराम करना चाहते हैं, तो आप पहले भी थे। लेकिन 1.5 साल आपने मध्य प्रदेश का खराब किया आदरणीय कमलनाथ जी, और आपने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार से लेकर के दुरावस्था में झोंक दिया। और लगातार ही कहते रहे। आपने तो आप जो कह रहे हैं वो उस वीडियो के अंदर वो कह रहे हैं कि मैंने इतना कमाया है कि कोई नहीं कमा सकता। मैं आपके माध्यम से फिर उनसे पूछना चाहता हूं, ना आप उद्योगपति हैं ना आप किसान हैं, तो आपने इतना क्या कमाया और कहां से कमाया है? ये मध्य प्रदेश की जनता जाते जाते आपसे पूछना चाहती है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी, आप तो जा ही रहे हैं, अपने मित्र दिग्विजय सिंह जी को भी साथ लेकर के जाइए तो मध्य प्रदेश और आगे बढ़ेगा। एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि किसान जो है भ्रमित करके बात पहुंचाए जा रहे हैं। आपके कृषि मंत्री आज इंदौर पहुंचे थे, उन्होंने कहा है कि जो आंदोलन कर रहे किसान है वो देशद्रोही है, दलाल है और कृषियों पर पलने वाले हैं। तो कृषि मंत्री कह रहे हैं। नहीं, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि किसान कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। किसान कभी देश के खिलाफ नहीं जाता। एक शुद्ध मन भाव से काम करने वाला प्राणी होता है। मैं तो किसान का बेटा हूं जी। लेकिन ये जो तत्व है इस प्रकार के, ये उनके लिए उन्होंने कहा होगा, किसानों के लिए नहीं कह सकते हम, न कभी कहेंगे ना कह सकते। किसान तो इस देश का अन्नदाता है और अन्नदाता के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। ये कृषि प्रधान देश है। मैं तो कहता हूं कि 70 सालों में 75 सालों में इस देश के अंदर लोगों ने उन अन्नदाताओं के लिए कुछ नहीं किया जो माननीय मोदी जी आज उनको सशक्त सक्षम बना करके देश के मूल भाव को आगे ले जाना चाहते हैं। तो कृषि मंत्री जी ने उन लोगों के लिए कहा है जो भ्रमित कर रहे हैं, जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। देश विरोधी देशघातक ताकतें उस आंदोलन के अंदर जुड़ी है जो अभी जिसका उल्लेख मैंने किया। उनके लिए माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा हुआ, किसानों के लिए हम कभी नहीं कह सकते। पेट्रोल डीजल के दामों के लिए सरकार क्या सबसे ज्यादा होता है? प्रज्ञा ठाकुर जो कह रही है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण कहने में बुरा नहीं लगता, क्षत्रिय को क्षत्रिय कहने में बुरा नहीं लगता, वैश्य को वैश्य कहने में बुरा नहीं लगता, लेकिन शूद्र को शूद्र कहने में बुरा क्यों लगता है? नहीं, हम एक बार उन्होंने क्या कहा है मैं इसको देखूंगा। और इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी तो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भूमिका में रहने वाला संगठन है। हम उस विचार के लोग हैं कि हम तो इस देश के लिए भारत माता की जय और देश प्रथम इस पर काम करते हैं। इसलिए इस प्रकार के मुद्दों पर अगर कोई बात हुई तो मैं जरूर इसको देखूंगा। पेट्रोल डीजल के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं
कभी इसको लेकर के अगर कुछ बढ़ा भी होगा तो उसको ठीक से करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्काल करती है। उसके प्रबंधन का काम हमारे पेट्रोलियम मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत सक्रिय और तत्पर हैं। इन चीजों को ठीक करने के लिए कुछ प्लस माइनस होगा तो उसको जल्दी ही ठीक करेंगे। किसान की एवरेज आय क्या है मध्य प्रदेश की, किसान की इस समय एवरेज इनकम कितनी है, इसको आप लोग दोगुना करने वाले हैं। और दूसरा आपको सांसद की है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है क्या सेंट्रल सब्जेक्ट है, ये दोनों जरा। नहीं देखिए इस एग्रीकल्चर समवर्ती सूची के अंदर आता है, लेकिन आय जो किसानों की एवरेज आय के बारे में आंकड़ा क्या है इसको मतलब मेरे पास अभी उसका आंकड़ा नहीं है। मैं एक बार देख कृषि के बारे में केंद्र से लेकर के राज्य सरकारें दोनों जिस प्रकार से काम करने का आज प्रयास कर रही हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि एक बड़ा अच्छा विषय है कि जो देश का मूल है आज उस पर चर्चा इस देश के प्रबुद्ध लोग भी कर रहे हैं, पत्रकार भी कर रहे हैं, राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है कि किसानों को सक्षम सशक्त बनाना। तो ये तो हम सब लोगों के लिए एक अच्छे और सौभाग्य का विषय है। इस कानून के माध्यम से किसान आज सशक्त और सक्षम बनकर के खड़ा होगा। अजय जी कौन लेगा? आपके दो बड़े नेता राकेश कुमार सिंह जी और नंदू भैया वो भी थक गए हैं, क्योंकि इतने बड़े नेता जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको इस आपने कार्यक्रम में संभागीय व्यवस्था में लगा दिया, वक्ता तक नहीं बनाया। वो तो बीडी शर्मा भी बन सकते हैं, कोई बन सकता है। ये तो व्यवस्था में कार्यकर्ता, हम सब कार्यकर्ता हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी में हमारे मुख्यमंत्री प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ता के नाते से कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो छोटे थोड़ी हो गए। प्रधानमंत्री जाके ले रहे हैं। देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के अंदर एक नंबर बनाया, वो एक पन्ना के प्रभारी बने कल, तो छोटे हो गए क्या? व्यवस्था में पता नहीं आपको कैसे प्रश्न आ गया जी। माननीय राकेश जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, नंदू भैया हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैंने तुमसे सीखा है। तो हम सब तो व्यवस्था के तहत काम करते हैं, इसलिए उनके मन में नहीं आया, आपके मन में कैसे आ गया मुझे पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वो तो जल्दी होगी।